उपचुनावी मैच में अटैकिंग मोड में सीएम शिवराज, कमलनाथ कर रहे गुगली और बाउंसर से प्रहार। अब नारियल वाले बयान पर किया पलटवार। दिग्विजय बोले सिंधिया है शिवराज के सलाहकार। उपचुनाव के मैदान में नारियल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। आस्था और भक्ति के प्रतीक नारियल पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी मैच में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच नारियल फोड़ने को लेकर जमकर बल्लेबाजी हो रही है। इस सियासी बल्लेबाजी में नारियल गेंद की तरह कभी इधर तो कभी उधर उछल रहा है। राजनीति के माहिर दोनों बल्लेबाज नारियल के सहारे ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। कमलनाथ घोषणाएं करने को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज जेब में नारियल लेकर चलते हैं तो जहां जगह मिलती है फोड़ देते हैं। अब शिवराज ने चुटीले अंदाज में नाथ पर पलटवार किया है। शिवराज का कहना है कि वो नारियल लेकर चलते हैं, शैंपेन की बोतल लेकर नहीं। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को वोट बनाएंगे। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है। भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। सियासत के सूरमा चुनावी रण में नारियल से शैंपेन तक पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और उनके निशाने पर थे सिंधिया। ये उन्हें शायद जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी होगी क्योंकि वो भी चलते हैं। ये उन्हें शायद जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी होगी क्योंकि वो भी चलते हैं। उपचुनाव में तल्ख बयानों का सिलसिला सा चल पड़ा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के रणबांकुरे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों के कप्तान जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं, उसने चुनावी फिजा की तासीर बदल दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 के अखाड़े में पूरे दमखम के साथ अटैकिंग बल्लेबाजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही विरोधी कप्तान को चौंकाने के लिए कभी बयानों की गुगली फेंक रहे हैं तो कभी बाउंसर से विपक्षी बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर रहे हैं। उनका चुटीला और देसी अंदाज चुनावी रण को रोमांचक बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव में नारियल वॉर। तो नारियल की भी एंट्री हो गई है। अब देखिए, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो नारियल और नारियल, नहीं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं सर आपको। हम तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में नारियल आ गया है या नारियल रियल में आ गया है। कोई पटकथा नहीं है किसी फिल्म की। निश्चित तौर पर अगर इस चुनाव को देखें तो इस चुनाव के जो शेड्स हैं, जो रंग हैं, वो बेहद दिलचस्प हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में एक परिवर्तन की बयार भी दिख रही है। परिवर्तन की बयार तो है ही, क्योंकि कुरुक्षेत्र की तरह भी प्रतीत हो रहा है ये चुनाव। 2018 में एक ही पक्ष में, एक ही खेमे में खड़े जो योद्धा हैं, वो इस चुनाव में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो ललकारने के पहले फ़ोन करके एक दूसरे से कहते भी हैं, भैया मजबूरी है, बुरा मत मानिएगा, अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो भूल जाइएगा भैया, क्योंकि ये धर्म युद्ध है भैया, ये धर्म युद्ध है। ये होता है सर, और ये रियल में होता है। हमने भी देखा है कि जीवन में कई बार मौके ऐसे हो जाते हैं, कहीं समधन और समधी सामने हो गए हैं। अगर आप विंध्य रीजन की बात करें, कई जगह ऐसे लोग सामने हैं जिन्होंने, एक जगह तो हमने ये भी देखा मालवा निमाड़ की एक सीट पर कि जो राजनीतिक गुरु होते थे वही अब बीजेपी कैंडिडेट को चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो दिलचस्प दृश्य है, और इसी में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंदाज़े बयां बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जिस तरह से वो चुन चुन कर देखन में छोटन लगें या देखन में बड़े लगें और घाव भी करें गंभीर, उस टाइप की शैली के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का उनका ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक चुटकी लेने वाला अंदाज है कि मैं नारियल ना रखूं तो क्या शैंपेन की बोतल रखूं, क्योंकि शैंपेन वाला तो मैं हूं नहीं, तो शैंपेन वाला कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो राजनीति में थोड़ा रंग भी भरती हैं, चुटकी भी भरती हैं, अंदाज भी भरती हैं, और राजनीतिक जो पैतरे हैं उनमें भी एक अलग किस्म का टेम्परामेंट लेकर चलती हैं। लेकिन कमलनाथ जी और उनकी टीम चुप है। क्यों चुप है? क्या जवाब देना नहीं चाहती या किसी रणनीति का हिस्सा है? इस पर पहले भी हमने बात की और आज भी टटोलेंगे। मिलिए उन मेहमानों से
जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ दो अनुभवी दिग्गज हैं कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के। सबसे पहले मिलिए कृष्ण गोपाल पाठक जी से, युवा नेता बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है पाठक साहब। उनके साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सुदेश शर्मा जी, प्रवक्ता। बहुत स्वागत है उनका भी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पटेल साहब, किस तरह देखते हैं आप नारियल वॉर को? अब नारियल ही जेब में रख कर चलता हूं, ऐसा शिवराज जी का कहना है। शैंपेन की बोतल तो है नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी इसके पहले प्रहार कर चुके हैं कि शिवराज जी नारियल लेकर चलते हैं और जहां मौका आता है वो उसको फट से फोड़कर शिलान्यास, घोषणाओं का शिलान्यास कर देते हैं। क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, कांग्रेस का जिस तरह का एक हमलावर अभियान शिवराज जी को लेकर था और जिस तरह उनको टारगेट करती हुई सारी चीजें हो रही थी, मुझे लगता था ये आउटबस्ट होना ही था। और शिवराज जी की शैली नहीं है वैसे, लेकिन कल जिस तरह सुभाषरा में उन्होंने मंच पर झुक के लोगों को, जनता जनार्दन को प्रणाम किया, मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जिस तरह से ट्विटर हैंडल के जरिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें लांछित करने की कोशिश की, फिर इसके बाद में लायक नालायक जैसी चीजों पर वो बोले गए, मुझे लगता था ये अपेक्षित था और मुझे लगता है ऐसा होना ही था। दरअसल जब आपको, मैं बुंदेलखंड का हूँ, वहां कहा जाता है दूज का बायना तीज को आपको वापस मिल जाता है, तो आपने दिया था वो आपको वापस हो गया। अब आप तलाशते रहिए शैंपेन किसकी है। ये शिवराज जी की शैली नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने कंपेल किया है कि वो इस तरह का जवाब दें। और अब अगर धोखे से भी कांग्रेस के नेताओं ने और कुछ कहा तो इसके जवाब और ज्यादा ठीक होंगे, जो मेरी व्यक्तिगत सूचना है। जी जी, लेकिन ये भी क्या आपको लगता है, जिस तरह हम ग्वालियर चंबल में देख रहे हैं पटेरिया साहब, कि कमलनाथ पर एक हमलावर हुई है बीजेपी, तो एक कारण तो ये, जैसा आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म और उसी के साथ एक एग्रेशन मैकेनिज्म भी है, एक आक्रामक शैली भी है और अपने नेता के लिए बहुत ही ताकत के साथ सामने आने की भी शैली है। लेकिन कमलनाथ जी और उनकी पूरी ब्रिगेड चुप है, कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में बोलता हुआ नजर नहीं आया। क्या ये रणनीति है या चुप्पी है? देखिए, मुझे लगता है कि ये रणनीति के साथ ही चुप्पी है। कुल मिला के सारी चीजें आपको कुछ दिनों में साफ हो जाएंगी। दरअसल जिस तरह से डिफेंस में कहते हैं ना कि फायरिंग का लोकेशन जाना जाता है कि फायरिंग कहां से कितनी हो रही है और उसकी वेपनरी कौन सी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस इस सारी चीजों को गेज करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी इसी काम को कर रही है। और असली जो मोर्चे हैं 5-7 दिन बाद ही आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। दरअसल गोला बारूद शुरुआती दौर में व्यर्थ बर्बाद नहीं किया जाता है, और ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर व्यक्तिगत हमले हुए शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, तो उसका लगभग उससे दुगनी गति से पलटवार किया जाएगा। और कांग्रेस पर भी हमले हुए तो कांग्रेस भी वैसा करेगी। दरअसल मुझे लगता है शब्दों का संयम सबको रखना चाहिए। अगर आप नारियल पे सवाल करेंगे तो फिर आपको ये सारी बातें सुनना पड़ेंगी। आप किसी चीफ मिनिस्टर को नालायक कहेंगे तो मुझे लगता है चीजें आपको सुनना पड़ेंगी। दरअसल इन शब्दों के साथ चुनाव के मैदान में लोगों को नहीं उतरना चाहिए। अगर उतरते हैं तो वो गलत करते हैं। लेकिन ये नारियल और शैंपेन तक ही रहे तो ठीक है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसके आगे जो है वो एक ऐसा तालाब है जहाँ भयानक गंदगी है, कीचड़ है, दलदल है। और उस दलदल में अगर आप जाते हैं तो एक कहावत है किसी दार्शनिक की कि कभी भी निकृष्ट तौर तरीकों का जवाब मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप फंस गए उस चक्कर में तो बड़ी कठिनाई होती है। तो दोनों ही दलों के लिए ये सबक है। अभी तक मैं कहूँगा कि ये चुटकी में है, ये व्यंग्यात्मक शैली में है और इसमें मोटे तौर पर कोई बुराई नज़र नहीं आती है, लेकिन ये आगे गया तो ये चुनौती पैदा करेगा। स्वदेश जी, क्या कहेंगे? आखिर भाषा का संयम तो ज़रूरी है ही, और ये तमाम चीज़ें, लेकिन वहाँ तक ना जाएं कि जहाँ जाने के बाद हमें हाथ कुछ ना आए। देखिए शरद जी, जहाँ तक हम देख रहे हैं अभी जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, मैं ग्वालियर से कल ही आया हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग में जो हमने देखा है, तो ये नारियल वाली जो बात आई, तो जैसे आपने कहा नारियल, तो जनता ये जान रही है कि पिछले कार्यकाल के 22,000 घोषणाएं इनकी थोती खाली पड़ी हुई हैं आज तक, और कई घोषणाएं डबल टिबल 3-3 बार 4-4 बार कर दी। तो ये नारियल का मतलब ना रियल, मतलब ये रियल नहीं है उनका। ये नारियल की नई व्याख्या जो है ये बड़ी कष्टप्रद हो जाएगी। इस पे मोहर लगाता हूँ जी, बिल्कुल रियल नहीं है ये जी। और रियल, अगर ये रियल होता तो इनकी आंगनबाड़ी की जो मंत्री है इमरती देवी जी, वो खुद ही बोल रही कि मैंने सिंधिया जी को और मुख्यमंत्री महोदय को बता दिया कि देखिए जो काम कर नहीं पाओ तो झूठा नारियल मत फोड़ना।
क्योंकि उनको ये पता है कि पिछले कार्यकाल में 22,000 घोषणाएं जो खाली आज भी पड़ी हुई है, ये चुनावी बिगुल है। ना इनको हम देखते हैं, ना कोई बजट की व्यवस्था है, ना कहीं जमीन अधिग्रहित होती है, ना कुछ होता है, लेकिन नारियल भड़ाभड़ फोड़ते रहते हैं। और ये विधानसभा ने उन्होंने सैंपल वाली बात कही है, मैंने जो देखा महसूस किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय में इस समय उतावलापन है। उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है। जिस तरह से उन्होंने सरकार चलती हुई सरकार गिरा के कुर्सी हथियाई है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, अब उनको ये लग रहा है ऐसा ना कोई चला जाए। आपने देखा होगा कि मंच पर घुटने हो रहे हैं, हो सकता है चुनाव आने तक लेटना पड़े उनको सिर्फ ये दिख रहा है कुर्सी कैसे बचे। और नारियल के उसमें बदेबाज की स्थिति में उन्होंने ये सैम्पन का नाम ले लिया, जबकि ये सैम्पन मैं नहीं समझता हूँ दोबारा उनसे पूछा जाए तो ये बता नहीं पाएंगे कि मैंने क्यों बोला था। त्रिपाठी साहब, माफ कीजिएगा, पाठक साहब। देखिए शरद जी, आज जो हमें चर्चा यहाँ पर सुनने को दिखाई दी और सुनाई दे रही है, वास्तव में शिवराज जी ना तो नमाज पढ़ रहे हैं और ना ही शैंपेन की बोतल लेकर चल रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा भाव जिसको लेकर धारण किया जाता है, नारियल, उसको लेकर साथ चल रहे हैं, जो कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है। और हम नारियल के साथ साथ जो यहाँ पर मेरे मित्र ने व्याख्या की है रियल, तो हम रियल बात भी करते हैं। रियल यह है कि हमने एवरेज 19,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर विधानसभा में घर उपलब्ध कराए हैं। एवरेज 40,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6,000 की 5 किस्तें, 2-2 हज़ार की 5 किस्तें और मुख्यमंत्री सम्मान निधि की 4 किस्त, एवरेज हर विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, 40,000 किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। अभी तक उनको 10,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं, 14,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। एवरेज 93,000 परिवारों को हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए हैं। और एवरेज 5,300 गरीब माँ बाप के सिर से एक विधानसभा में हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से विवाह कराए हैं। तो हम नारियल भी अगर रखते हैं तो जो हम नारियल रख के काम शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसको रियल तक पहुंचाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आपने कांग्रेस की एक प्लानिंग देखी होगी, उनके पास बताने को कुछ नहीं है। जैसे आज मैं बता रहा हूँ कि हमने ये किया, मोदी सरकार ने ये किया, शिवराज सरकार ने ये किया। मोदी सरकार ने कोरोना काल में अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो नियमित अनाज मिलता था गरीबों को मुफ्त, वो तो था ही, लेकिन उसके अतिरिक्त 80 करोड़ उन गरीबों को एक्स्ट्रा अनाज भी देने का काम किया। चार्ट बनाया, कैलेंडर बनाया कि इस महीने ये मिलेगा, इस महीने वो मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बात करते हैं तो वास्तव में हम काम कर रहे हैं। आज हम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मित्र घूम रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, हम जनता से हम पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछो कि जिस गांव में तुम आए हो, जिस सड़क पर तुम चमचमाती चलकर आए हो, यह या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी है या मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी है। कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। जी बोलिए बहुत जल्दी। देखिए शरद जी, जहां तक मैं कह रहा हूं, अभी हमारे विद्वान मित्र ने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना काल में बहुत कुछ देश को दे दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, मानता हूं, बहुत कुछ देश को दे दिया, देश को भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया, युवा बेरोजगार। स्वदेश जी, ये मेरा भी आग्रह है कि मुद्दों पर हम बात करें। देखिए वो फिर क्या होगा, चुनावी रैली जैसा हो जाएगा। का तो जरूरी है कि उनको याद तथ्यों के साथ आप अपनी बात क्या दिया। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी एक ऐसा एक मुद्दा था, इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया। निश्चित रूप से 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। कांग्रेस के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारते रहे, धुतकारते रहे, दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन लिखित में इनको विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमने 28,000 से 51,000 कन्या विवाह के लिए राशि की व्यवस्था की। हमने राम पथ गमन का निर्माण करने की व्यवस्था की। हमने उज्जैन में 300 करोड़ लागत की, वहां की, मतलब हर विषय पे, हर फील्ड में हमने काम करने की कोशिश की और काम किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में बनाई थी, यानी कि 2006 में। तब से लेके अब तक मैंने आपको बताया, हर विधानसभा में एवरेज 230 विधानसभाओं में 5,100 गरीब माँ बाप के सिर पर जो उन्होंने एक बोझ हुआ करती थी उनकी बेटी, उसको उतारकर उसको वरदान बनाया। हम 28,000 रुपया नव दंपत्ति को उपहार दिया करते थे। ये झूठ बोल के आ गए कि हम 51,000 देंगे, लेकिन इनका जो वित्तीय लेखा जोखा है, जो सामाजिक न्याय विभाग ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में एक भी नवदंपत्ति को 51,000 तो क्या 28,000 भी नहीं मिले। वो 106 करोड़ की मांग करते रहे वित्त विभाग से। सामाजिक न्याय विभाग कमलनाथ सरकार में
वित्त विभाग से 106 करोड़ की मांग करता रहा। ये जो है पत्र है सरकार का, लेकिन ये फंड नहीं दे पाए तो पैसे उनके अकाउंट में कहां से जाते। तो मैं समझता हूं कि हमारा चुनाव प्रचार शरद जी बिल्कुल एक लाइन पर क्लियर है कि हमने क्या किया, हम जनता को वो बता रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है, ये नारियल फोड़ रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं। कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही बात भारतीय संस्कृति का अपमान। अरे भैया, नारियल हमारे यहाँ श्रद्धा का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। हर अच्छे काम में, धार्मिक काम में, अनुष्ठान में नारियल का प्रयोग किया जाता है। आप कह रहे नारियल जेब में लेके घूम रहे हैं, तो क्या आपकी तरह शैंपेन की बोतल लेके घूमे? चलिए देखिए, बस यहीं तक रहिएगा सर, इसके बाद जो है फिर पटरी बड़ी गड़बड़ है, डगमग है। और शैंपेन और नारियल तक ठीक है, हालांकि दोनों का कोई साम्य नहीं है। एक जो है वो बड़ा पवित्र फल है भारतीय सनातन परंपरा का, और दूसरा भी, माफ कीजिएगा किसी की भावना आहत तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो अपवित्र है, लेकिन मतलब नारियल के साथ शैंपेन तो सर हम पहली बार सुन रहे हैं। और ये भी बात है कि बिल्कुल सही है कि राजनीति में जो कुछ भी हो वो रियल हो, और ठीक बात है कि नारियल जो हो वो रियल हो तो बहुत अच्छा है। और कौन चाहेगा राजनेता या राजनीतिक दल कि वो जो है नकली नारियल फोड़े। तो सर ये भी बात बड़ी दमदार है कि नारियल तो आदमी फोड़ना चाहेगा तो परिणामोन्मुखी नारियल ही फोड़ना चाहेगा। पटेल साहब, मैं मुद्दों की तरफ आ रहा हूँ। एक तरफ बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल को रख रही है, अपनी डेवलपमेंट की, विकास की योजनाओं को सामने रख रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास जो सबसे ताकतवर मसला दिखता है वो है कि आपने हमें कर्ज माफ़ी नहीं करने दी, पूरी तरह से किसानों के हित में आपने हमें फैसले नहीं लेने दिए। हमने कर्ज माफ़ी के चरण को एक या दूसरे चरण को आधा पूरा कर लिया था, आगे हम जाने वाले थे। इन दोनों मामलों को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव में इम्पैक्ट मुद्दों का बहुत गहरा होता है। आप बातें बहुत कर लीजिए, बहुत सारी बातें आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन मसला वही होता है जो लोगों के दिल को छूता है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मुद्दा वही जो जनता मन भाए। जी शरद जी, वास्तव में दो किस्म के मुद्दे हैं। एक तो इमोशनल सेंटिमेंटल इशूज हैं, उनके ऊपर भी राजनीतिक दल लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जैसे चाहे वो गद्दार हो, चाहे दलाल हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए कामों को लेकर एक मास अपील हो। और दूसरी तरफ लोग बेसिक इशूज की भी बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल वो बात नहीं कर रहे हैं, न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जी चलिए, पटेल साहब के साथ मुझे लगता है थोड़ा संपर्क बाधित हुआ है। स्वदेश जी, आप अपनी बात, जी पटेल साहब बोलें। जी जी देखिए, मुझे लगता है कुल मिला के दो किस्म के इशू हैं, एक तो सेंटिमेंटल इशूज हैं, एक रियल इशूज हैं। दरअसल अगर कुल मिला के किसान ऋण मुक्ति की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों को कह सकती है कि हमने 50,000 रुपए तक कर दिया था, अब 1 लाख 2 लाख हम करने वाले थे। इसको कांग्रेस के इस जवाब को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना के साथ में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्मान योजना के साथ 4,000 रुपए और जोड़ दिए गए हैं, लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। आप शिवराज सिंह के हर भाषण को सुनिएगा, वो किसानों के कल्याण की बात करते हैं, कमल पटेल भी वो करते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर ये मुद्दा सर चढ़ के बोल गया तो भाजपा के लिए कई सीटों पे मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरा, सेंटिमेंटल इशूज का जवाब वास्तव में बीजेपी को देना पड़ेगा, और बीजेपी कुल मिला के इसलिए आप देखिए बाउंस बैक सिंधिया करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा गद्दार, तो उन्होंने कहा हाँ, आप वादों को पूरा करने के लिए गद्दार हैं। दरअसल ये सारा जो चुनाव है, मुझे लगता है सेंटिमेंटल इशूज की तरफ आगे बढ़ रहा है, और रियल इशूज धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाएंगे। एक और छोटा सा, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि शिवराज जी की अपनी शैली है चुनाव की, वो बहुत दिल छूने की कोशिश करते हैं लोगों के। कमलनाथ जी की शैली बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है, भिन्न है। वो चुनाव पर कट टू कट चलते हैं, और अपनी घड़ी भी वो हमेशा देखते रहते हैं, और ये उनका स्टाइल है, क्योंकि वो कट टू कट पॉइंट पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में क्या मतदाता दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर समझता है? वो आकलन कर पाएगा दोनों राजनेताओं की शैली का बहुत बेहतर तरीके से? देखिए, मतदाता को अगर उसे क्या मिला और उसका क्या किसमें लाभ है, उस पर वो ध्यान रख के आगे बढ़ेगा। आज का मतदाता वो मतदाता नहीं है, मतदाता बहुत होशियार है, जानता है कि उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए, ये मतदाता के ऊपर है, वो सब देख रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी स्वदेश जी। शरद जी, बिल्कुल पटेल साहब सही बोल रहे हैं, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ये बिल्कुल जानती है कि गाल बजाना
भाषणबाजी करना, घोषणा वीर नाम उनको 2018 में वैसे ही नहीं मिल गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 2008 के घोषणा पत्र में भी शामिल है कि हम 50,000 रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक उसकी चर्चा दोबारा कभी नहीं हुई। हमने 27 लाख माफ किए, तो ये एक बार बोले कि हम किसान हितैषी है तो आगे के किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों इन मुद्दे को भुला दिया है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता द्विवेदी सर समझ रही है, बहुत अच्छे समझ रही है, और ये सिंधिया जी भी जान रहे हैं और शिवराज सिंह जी भी जान रहे हैं कि वो 4 दिन के मेहमान हैं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो सब तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका कोई भी मंत्री शायद ही जीत जाए तो बहुत बड़ी बात समझना आप। शरद जी, इस चुनावी प्रचार में 2 बातें बहुत प्रमुखता से उभर कर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पॉजिटिव कैंपेनिंग कर रही है, हमने क्या किया हम ये बता रहे हैं, चाहे मोदी जी ने किया हो, चाहे अटल जी ने किया हो, चाहे शिवराज जी ने किया हो। कांग्रेस पार्टी ये सब नहीं बता पा रही है। वो क्या करती है कि नारियल लेके चल रहे हैं, कभी वो बोलती है कि ट्विटर के माध्यम से मैदान में कुछ आ जाती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, आप ध्यान दे रहे होंगे, शिवराज जी, वी.डी. शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभात झा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और जितने भी हमारे नेता हैं, सब इस चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी कभी कभार तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बाकी लीडरशिप उनकी कहाँ है कोई बता नहीं पा रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में उभर के आ रही है, जनता से जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर गांव में जाकर पूछती है, और हम हर सभा में पूछ रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं में, कि आप बताइए जिस सड़क पे हम चल के आए वो किसने बताई, किसने बनाई, तो वो कहती है अटल जी ने बनाई। किसान क्रेडिट कार्ड किसने बनाया? कांग्रेस के जमाने में तो आप साहूकार के महंगे कर्जे और महंगे ब्याज दर के बोझ में दब गए थे, तो वो बोलती अटल जी ने बनाई। उज्ज्वला योजना के जब हम हाथ खड़े करवाते हैं कि इस गांव में जो सभा में लोग बैठे हैं, बताओ किस किस को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले, तो गांव का गरीब हाथ ऊंचा करता है। जब हम पूछते हैं तीर्थ दर्शन योजना में कौन गया शिवराज जी की, तो वो ऊपर हाथ करता है। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि कमलनाथ जी की कोई एक योजना बता दो 15 महीने में जिसका लाभ आप में से किसी को मिला हो, तो सबके हाथ नीचे धरे रह जाते हैं। यही इस चुनाव प्रचार अभियान की दोनों पार्टियों का अंतर है। हम काम के सहारे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ये किया, तो ये बोलने लगते हैं कि चलिए अपना विषय बदल देते हैं। पटेल साहब, एक बड़ा मौजूद सवाल यह है कि दोनों पार्टियों का जो कैंपेन चल रहा है उसमें कौन सा रियल है और कौन सा नारियल नहीं, मतलब कौन सा रियल है और कौन सा रियल नहीं है, ये बता दीजिए जी। देखिए सरल जी, आज कहना बहुत ही मुझे लगता है टू अर्ली है। सबसे बड़ी बात है, दोनों सूझ की बात करते हैं, और लेकिन चुनाव के मैदान में जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे कुल मिला के सेंटिमेंटल सूझ की तरफ चुनाव आगे बढ़ रहा है। दरअसल बात होना चाहिए था कोरोना के लेके, बेरोजगारी को लेकर, बात होना चाहिए था उपचार को लेकर, बात होना चाहिए था अल्टरनेटिव प्लान को लेकर, जो लोग बेरोजगार हैं उनको लेकर। उसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सारे लोग वही मुद्दे उठा रहे हैं जो उनको सूट करते हैं, जो उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। जैसे केजी पाठक जी ने ढेर सारी चीजें बताई, लेकिन बेरोजगारी क्या स्थिति है वो उन्होंने नहीं बताई। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी यही कर रही है, बीजेपी यही कर रही है, और दरअसल इस सूझ को डाइवर्ट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। पाठक साहब, ये मसले आपको रखने पड़ेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए आप क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए आप क्या करने वाले हैं। आपकी पुरानी उपलब्धियों से, उनके दावों से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सत्ता में लंबी पारी खेलना उसका स्वप्न होता है, और कोई सरकार अपने प्रोस्पेक्ट्स को डैमेज नहीं करती है खराब और ऐसे फैसले करके जो जनता के हितों के खिलाफ हो। इसलिए आपको, लेकिन भविष्य की बातें भी आपको करनी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम वक्त में। लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा विषय है। कोरोना काल में हमने जिस प्रकार से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, हमने मुफ्त इलाज, आप देखिए जिला स्तर पर कोविड सेंटर बनाकर गरीबों को प्रदान किया है, मध्यम वर्ग को प्रदान किया है, बड़े लोगों को प्रदान किया है। कोरोना काल में किसी का जो है अपना रुपया घर का जेब का खर्च नहीं हुआ है, वो सब सरकार ने वहन किया है। दूसरी बात, जहां तक रोजगार और बेरोजगारी की बात है, तो कोरोना काल में जो लोग पलायन करके जहां गए थे मध्य प्रदेश को छोड़ के बाहर, वो अगर अपने गांव में लौट के आए तो हमने उनको वहां पर उपयुक्त व्यवस्थाएं कराई हैं, राशन से लेकर उनको काम देने तक की मनरेगा के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र में आज जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है, सबको तो समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्तर पर बैंकों की फाइनेंस योजना बनाकर उनको रोजगार देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजनाएं बनाई है, जिसका मध्य प्रदेश के, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, 22 लाख नौजवान उसका अभी फायदा ले रहे हैं, 2-2, 3-3 नौजवानों को उसका लाभ दे रहे हैं।
रहे हैं। स्वदेश जी बहुत 30 अगर सेकंड में। कोरोना के लिए सरकार संजीदगी रखती तो चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार कोरोना काल में गिराकर कुर्सी न हथियाती। अगर ये नमस्ते ट्रंप का आयोजन ना होता शरद जी, छोटा सा और उस उत्तर। समय ये तो सब कोरोना फिर देश में विषय से इतना हम आ ही अलग नहीं हट पाता। रहे हैं। और मध्य प्रदेश की आपके बात की पास जाए, क्या है, आप क्या ऑफर करेंगे, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है स्वदेश जी। देखिए हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं कमलनाथ जी लेकर आए थे, जिन पर काम किया था, हमारी सरकार दोबारा बनने वाली है, उन पर हम काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों की कर्ज माफी को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। जो आज फिर इन्होंने महिला उत्पीड़न को चरम पर पहुंचा दिया है, इस पर लाइन ऑफ ऑर्डर को हम संभालने की अब पूरी मैं कोशिश आगे नहीं बढ़ा करेंगे। पाऊंगा पाठक साहब, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का अल्टीमेट गोल सरकार बनाना है, लेकिन इससे भी बड़ा गोल ये है जो हमने देखा है, जो अटल जी भी दोहराते रहे और जो कांग्रेस के भी दिग्गज नेता मानते रहे, कि आपका अल्टीमेट गोल है लोगों को राहत पहुंचाना, चाहे आप सत्ता में सत्ताधारी दल के तौर पर हों या फिर उसी व्यवस्था में आप विपक्ष के तौर पर हों। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली है, जिस तरह से मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसा लगता है कि हमारे राजनीतिक दल सत्ता के बिना तड़पते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि फिर इस लोकतांत्रिक, इस महान लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की स्थिति क्या होगी या विपक्ष का स्थान क्या होगा। क्यों ऐसा देख रहे हैं हम बार बार कि जैसे विपक्ष कोई हेय दृष्टि हो गई है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष में रहना सजा हो गया है? क्यों विपक्ष में जाकर धारदार नेताओं की धार कुंद हो जाती है? क्यों विपक्ष में आंदोलन और सड़कें सुनसान हो जाती हैं? मत करिए सर ऐसा। लोहिया जी ने एक कमेंट जो किया था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, उसके आगे उन्होंने जो कहा था ये उनकी सोच है, लेकिन उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था वो शब्द मैं यहाँ नहीं बोल सकता और बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कर्कश शोर में, जो मुंबई में कई बार बॉलीवुड में ड्रग्स के हमले में खो जाता है, कई बार हम लोगों मीडिया की तरफ भी आ जाता है और नाना प्रकार के कर्कश शोर में ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसके बीच में सच्चाई के लिए तड़प रहा है आम व्यक्ति, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उस सच्चाई की राह अगर आप थाम लेंगे तो आप बेड़ा भी पार कर लेंगे। सर बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को उपचुनाव के लिए। पटेरे साहब बहुत शुक्रिया, नमस्कार।